हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज फिर हम संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारा चैप्टर है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, जिसको इंग्लिश में इमरजेंसी प्रोविजंस बोलते हैं, वो भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है, क्योंकि आपातकाल में भारतीय संविधान से के तहत केंद्र सरकार को स्पेशल पावर मिल जाते हैं। वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने उस पावर का इस्तेमाल करती है। आपातकालीन उपबंध के जो प्रावधान है संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच किए गए हैं। अब आपातकालीन उपबंध क्या काम करते हैं? तो देखिए, आपातकालीन उपबंध एक अस्थायी व्यवस्था है जो देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी है। किसी भी देश में के लिए उसकी एकता और अखंडता और संप्रभुता सबसे बढ़कर होती है। समान परिस्थितियों में देखा जाए तो भारत का जो संविधान है उसमें केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को अपने अपने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और दोनों के जो विषय हैं उनका स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची, जिससे संबंधित विषय केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची, जिससे संबंधित विषय राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची, जिससे संबंधित विषय पर दोनों केंद्र और राज्य नियम बना सकती है। लेकिन ये बात भी है कि अगर दोनों के द्वारा बनाए गए नियमों में विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम ही माने जाते हैं। एक और अलग से सूची होती है जिसे अवशिष्ट सूची बोलते हैं, जिसमें वो विषय रखे गए हैं जो तीनों सूचियों में नहीं आते हैं। अवशिष्ट सूची पर भी नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब चूंकि भारतीय संविधान में विषयों का स्पष्ट विभाजन है, इसलिए भारतीय संविधान की इस व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य अपने स्तर पर अपने सूचियों से संबंधित विषय बना सकते हैं। अगर इस व्यवस्था में, जिसकी बात कर रहे हैं संघात्मक में, केंद्र और राज्यों को बराबर अधिकार है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य सरकार उसके नियंत्रण में काम करते हैं, ऐसी व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब बात ये होती है कि भारतीय संविधान संघात्मक है कि एकात्मक। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। उसमें सामान्य शांति काल में या समान परिस्थितियों में वो संघात्मक है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में वो पूर्णतः एकात्मक हो जाता है। इसलिए भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहते हैं। देखिए, संघीय व्यवस्था जो है वो शांति काल में भारत के जो संविधान है वो संघीय व्यवस्था को चलता है, जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन है। एकात्मक व्यवस्था कब हो जाती है? जब आपातकाल आ जाता है, सारी शक्तियां केंद्र के साथ आती हैं। और जो ये आपातकालीन उपबंध है, जो जर्मनी के जो संविधान है, वीमर संविधान जिसे कहते हैं, उससे प्रभावित है। भारतीय संविधान में कि भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई। एक राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत प्रावधान किए गए हैं। दूसरा राजकीय आपात। राजकीय के आपात शब्द का उपयोग संविधान में नहीं किया गया है, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इसका अनुच्छेद 356 है। और एक है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको आर्टिकल 360 के तहत इसके प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपात का, कि राष्ट्रीय आपात कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और लगाने से कौन कौन से पहलुओं पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 352 कहता है कि 3 परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है। पहली परिस्थिति है युद्ध की, अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए। दूसरी परिस्थिति है बाह्य आक्रमण की, अगर कोई दूसरे देश भारत पे आक्रमण कर दे। और तीसरी कंडीशन है सशस्त्र विद्रोह की। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि भारत की जनता सरकार के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर सड़कों पे आ जाए। उस व्यवस्था को हम लोग सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। तो ये 3 आधार हैं जिसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन मूल संविधान में जो तीसरा आधार था वो नहीं था। मतलब मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान नहीं था। इसके स्थान पर मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। चूँकि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं है और ना ही उसको परिभाषित किया जा सकता है,
इसलिए इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। क्योंकि ये दिखता है, लोग दिखते हैं अस्त्र शस्त्र लिए सड़कों पे दिख जाएंगे, लेकिन आंतरिक अशांति महसूस की जा सकती है। अब किसी को महसूस हो सकती है कि आंतरिक अशांति हो गई है और किसी को महसूस नहीं हो सकती है। 1975 में भारत की जो मुख्यमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लगा दिया था। इसका बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ और आज भी लोग उसको संविधान के लिए काला दिन मानते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन में खत्म कर दिया गया। अच्छा, 3 कारणों से लगता है। तो जो 2 कारण हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब जो बाह्य कारणों से लगता है। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसको आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। ये आपको यहाँ याद रखना है। चलिए, राष्ट्रपति किसी भी समय, ठीक है, ये 3 कंडीशन में आपातकाल लगा सकता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कंडीशन घट जाए तब आपातकाल लगाएं। मतलब ये होने की अगर संभावना हो तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी से युद्ध हो जाए तो ही आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। अगर युद्ध की संभावना बन रही है कि युद्ध संभावित है 1-2 दिन में हो जाएगा, तो आसन्न संकट मतलब इमिनेंट इंडेंजर को देख के भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो वास्तविक परिस्थिति जब हो जाती है तब तो आपातकाल लगता ही लगता है, लेकिन संकट अगर वो बहुत पास में है तो लग रहा है ऐसी परिस्थितियाँ जाएंगी तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और इससे जुड़े क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है? पहले क्या था कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा या राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, लिखित, अगर मंत्रिपरिषद लिखित में इसकी सिफारिश करती है तो ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। और एक बार अगर आपातकाल की उद्घोषणा हो गई तो इससे 1 माह के अंदर संसद से विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित कराना, मतलब पारित कराना पड़ता है। 1 माह के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को कितने समय के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदित कराया जाता है, विशेष बहुमत से अनुमोदित कराया जाता है। तो 1 माह के अंदर इसे अनुमोदित कराया जाता है। फिर राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो पूरे देश में भी लग सकता है या देश के किसी एक हिस्से में भी लग सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर देश का एक हिस्सा सामान है तो उसे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में ही लगाई जाए। ये जो व्यवस्था है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी कि किसी देश के एक हिस्से में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। सबसे पहले 1962 में जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर युद्ध कर दिया था, हमला कर दिया था, तब 1962 में आपातकाल को लगाया गया था। दूसरी कंडीशन थी जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया था 1971 में, तब आपातकाल लगाया था। और तीसरा जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाया था। पहला आपातकाल जो 1962 में लगाया गया था उसको 1968 में समाप्त कर दिया गया। द्वितीय आपातकाल जो 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण लगा था उसको 1977 में समाप्त किया गया। तो देखिए, जब दूसरा आपातकाल लागू था तभी तीसरा आपातकाल भी लगा दिया गया, क्योंकि दूसरा आपातकाल 77 में खत्म हुआ और तीसरा आपातकाल 75 में लगा दिया गया। फिर दोनों आपातकाल को 77 में एक साथ क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जो तीसरा आपातकाल रहा, अभी बताया कि बहुत विवादों में रहा। क्यों? क्योंकि नियम ये था कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की बात करता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने वर्तमान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने के लिए बिना मंत्रिपरिषद की परमिशन से ही अनुमति दे दी, जिसके कारण मंत्रिमंडल का सलाह ही नहीं ली गई, जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। बाद में इसके दुरुपयोग रोकने के लिए 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के दुरुपयोग रोकने के लिए और
1975 में जो आपातकाल लगाया गया उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ जिसे शाह आयोग कहते हैं। इस आयोग ने 1975 के आपातकाल को गलत ठहराया और आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए 44वें संविधान संशोधन के तहत सरकार ने आपातकाल में मूलचूल परिवर्तन किए। तो आपातकाल में जितने भी परिवर्तन हुए वो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही किए गए। केवल एक परिवर्तन जो है वो 42वें में किया कि किसी भी हिस्से में भी आपातकाल लगाया जा सकता है और संपूर्ण देश में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर आपातकाल से संबंधित कोई भी प्रावधान आए तो उसका 90% केसेस में जो आंसर होगा वो 44वां संविधान संशोधन होगा। क्यों? क्योंकि सशस्त्र विद्रोह जो लगाया गया आंतरिक अशांति के स्थान पर वो भी 44वें संविधान संशोधन में लगाया गया। पहले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य नहीं थी, लिखित सिफारिश को अनिवार्य किया गया 1978 में। पहले मंत्रिमंडल मौखिक रूप से अगर राष्ट्रपति से कह दे तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर देता था, लेकिन बाद में 44वें में प्रूफ की बात की, प्रूफ दीजिए कि मंत्रिपरिषद ने कहा है कि नहीं। जैसे इंदिरा गांधी ने कहा बिना मंत्रिपरिषद से पूछे राष्ट्रपति से कह दिया आपातकाल लगा दीजिए। अब क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को प्रूफ देखेगा कि मंत्रिपरिषद की लिखित अनुमति है कि नहीं है। न्यायिक समीक्षा, पहले आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ये देख सकती है कि आपातकाल लगाने की जो कंडीशंस थी वो सही थी कि नहीं, कि आपातकाल किसी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो नहीं लगा दिया गया है, या आपातकाल लगाने की सही कंडीशंस थी, सही आधार थे, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही आपातकाल लगाया गया कि नहीं लगाया गया। तो इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ओके, अब एक बार आपातकाल लग गया तो उसका जो अनुमोदन है वो 1 माह के अंदर संसद के द्वारा विशेष बहुमत से किया जाता है। यहाँ एक और प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिए जैसे आपातकाल लगा और 1 महीने के अंदर लोकसभा का विघटन हो जाए, फिर क्या होगा? अगर संसद में अगर आपातकाल लगा और उसके 1 माह के अंदर लोकसभा का विघटन हो जाए तो जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता और उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक, ये 30 दिन आपको याद रखना है कि नई लोकसभा का गठन होगा, उसकी पहली बैठक होगी और पहली बैठक से 30 दिन के अंदर आपको प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। तो विघटन की कंडीशन में 1 माह से ज़्यादा का समय भी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा जब निर्वाचित होगी उसकी पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक के 30 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित होना चाहिए और इसी बीच राज्यसभा पारित कर दी, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, उसका तो विघटन नहीं होगा, इसलिए राज्यसभा क्या करेगी? प्रस्ताव को पहले ही पारित कर देगी। फिर देखिए, अगर संसद ने उसको अनुमोदित कर दिया तो वो 6 माह तक वैलिड होगा। ये एग्जाम में आता है ये पॉइंट, 6 माह तक वैलिड होगा, ये आपको याद रखना है। एक बार संसद के द्वारा अनुमोदित करने पर उसकी जो समय सीमा होगी वो 6 माह बढ़ जाएगी और 6 माह के बाद फिर संसद के द्वारा अनुमोदन कराया जाएगा, फिर 6 माह बढ़ जाएगी, फिर अनुमोदन कराया जाएगा, फिर 6 माह, इस प्रकार से 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब लास्ट इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कब तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह में संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। फिर क्या है? अगर इसको समाप्त करना है तो राष्ट्रपति कभी भी इसको समाप्त कर सकता है, मंत्रिपरिषद उससे कहेगी वो कभी भी समाप्त कर देगा। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, मंत्रिमंडल के सिफारिश पे राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। एक ही पॉइंट। अब दूसरी बात ये होती है, क्या राष्ट्रपति के अलावा भी किसी को नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का पावर है? मंत्रिपरिषद, एक तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहता है तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने की घोषणा कर देता है, और दूसरा लोकसभा, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर देता है, साधारण बहुमत से। ध्यान रखना, इससे पहले लोकसभा को कोई पावर नहीं थी। ये जो व्यवस्था है 44वें संविधान संशोधन में की गई। और एक इसमें ये भी कंडीशन बनती है कि मान लीजिए संसद का सत्र ना चल रहा हो, तब तो यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित रूप से
अनुमोदन देंगे तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विशेष सत्र बुलाएगा और उस सत्र में आपातकाल को खत्म करने का प्रस्ताव है वो पारित किया जाएगा और ये सत्र जो है वो 14 दिन के अंदर बुलाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित करने के बाद भी राष्ट्रपति खत्म कर सकता है और अगर लोकसभा का सेशन न चल रहा हो तो 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लोकसभा का विशेष सेशन बुलाने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं और इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष सेशन बुलाना होगा और प्रस्ताव को इमरजेंसी को खत्म किया जा सकता है। अब ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें लाल जो आपका मार्क लगा है अंडरलाइन जो है ये 44वें संविधान संशोधन में की गई थी। इससे पहले संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह थी। संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पास किया जाता था और एक बार अगर साधारण बहुमत से पास कर देते थे तो 1 साल तक वैलिड रहता। इसका मतलब है 44वें संविधान संशोधन में 1 माह किया गया, 44वें संविधान संशोधन में विशेष बहुमत किया गया और 44वें संविधान संशोधन में 6 माह भी किया गया और 44वें संविधान संशोधन में ही लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल खत्म करने के लिए अधिकृत किया गया। ये सारी व्यवस्थाएं 44वें संविधान संशोधन में की गई थी, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार लाई थी जिसने शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर नेशनल इमरजेंसी का दुरुपयोग न हो उसके तहत प्रावधान किए थे। अब बात करते हैं यदि आपातकाल लागू हो गया है, चल रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों की जो सर्वे सर्वा है। अभी आपको बताया है कि इमरजेंसी में भारत की व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, मतलब सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। तब केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए केंद्र राज्य संबंधों को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला होता है कार्यकारी संबंध, दूसरा होते हैं विधायी संबंध और तीसरे होते हैं वित्तीय संबंध। कार्यकारी संबंध मतलब सरकार को चलाने से संबंधित। देखिए सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार कुछ विशेष विषयों पर राज्य सरकार को निर्देश देते हैं, ठीक। कुछ विशेष मतलब राज्य सरकार पर ज़्यादा इंटरफेयर केंद्र सरकार का सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर विषय पर निर्देश दे सकते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि राज्य की विधानसभा जो है वो निलंबित हो जाती है? नहीं, राज्य की विधानसभा निलंबित नहीं होती है। राज्य की विधानसभा पावर में होती है, मुख्यमंत्री भी होता है लेकिन निष्क्रिय हो जाता है। केंद्र सरकार आदेश जारी करती है, राज्य को उस आदेश को मानना होता है। यहाँ तक बात होती है। अब बात करते हैं विधायी संबंध में, मतलब विधि बनाने की शक्ति। तो अभी जैसे चर्चा की है कि राज्य विधानमंडल निलंबित नहीं होता है, काम करता है, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश पर काम करता है। केंद्र सरकार राज्य सूची से बनाए गए विषय पर भी नियम बना सकती है। ये ध्यान रखना, इमरजेंसी में केंद्र सरकार राज्य सूची पर नियम बना सकती है। अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पे अध्यादेश भी ला सकता है जब तक आपातकाल चल रहा हो। हाँ, अगर आपातकाल एक बार खत्म हो जाए तो बनाया गया जो कानून है वो या बनाई गई विधि है वो 6 माह तक ही वैलिड होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि राज्य सूची पर बनाया गया कानून केंद्र सरकार के द्वारा 6 माह आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही उसको वैलिड होता है। अगर राज्य विधानमंडल उसे दोबारा पारित कर दे तो वो हमेशा के लिए हो सकता है। अब वित्तीय संबंध की बात करते हैं। तो देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य जो पैसे का जो बंटवारा होता है उसका संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। लेकिन जब आपातकाल लग जाता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो सहायता है, अनुदान है, उसे रोक सकती है या पूर्णतः खत्म कर सकती है। ये वित्तीय संबंध प्रभावित होते हैं, मतलब सरकार राज्य सरकार का पूरा पैसा कम कर सकती है, उसे पैसा देना बंद कर सकती है, उसके एम्प्लॉइयों को जो सैलरी है उसमें कटौती कर सकती है। अब बात करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है उस पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगा हुआ है तो संसद लोकसभा की अवधि को 1 साल तक बढ़ा सकती है। ध्यान रखना
1 वर्ष तक लोकसभा की अवधि को और 1 वर्ष तक विधानसभा की अवधि को संसद इमरजेंसी के पीरियड में बढ़ा सकती है। और जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा वो 6 माह से ज़्यादा वो वैलिड अवधि जो है वो वैलिड नहीं होगी। ओके, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कभी किया गया है? जी हाँ, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इमरजेंसी के पीरियड में 5वीं लोकसभा 1971 से 1966 तक, इवन 1977 तक, 1966 तक तो उसको 5 वर्ष होने थे, 1977 तक 1 वर्ष उसकी कार्य अवधि बढ़ाई गई थी। 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल समाप्त हो जाए तो वो कार्यकाल 6 माह के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बोलने संबंधी, वाक स्वातंत्र्य संबंधी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब उसको निलंबित करने के लिए अलग से कोई आदेश राष्ट्रपति के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन 44वां फिर आया है यहाँ बीच में। 44वें संविधान संशोधन में ये कहा था कि आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार तभी समाप्त होंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो बाह्य परिस्थितियों के आधार पर लगाया जाए। मतलब युद्ध और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में ही आर्टिकल 19 जो है निलंबित होता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल को लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन में की गई। तो 358 जो है आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होगा जब इमरजेंसी लगाने का आधार जो है वो बाह्य आपातकाल होगा, मतलब युद्ध और बाह्य आक्रमण होगा। और अगर इमरजेंसी लगाने का आधार सशस्त्र विद्रोह है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। ये व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन में थी। आर्टिकल 359 है वो अन्य मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकार जिसको वह अपने आदेश में मेंशन कर दे वो खत्म कर सकता है। 19 के अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनका क्रियान्वयन, मौलिक अधिकार तो समाप्त नहीं होते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर सकता है। जितना समय वो आदेश में लिखेगा कि 6 माह के लिए ये मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं तो वो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। लेकिन फिर 44वां आया, यहाँ उसने कुछ ना कुछ संशोधन किया होगा। फिर 44वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों के जो प्रभाव, जो क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, उसको रोक सकती है। लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार जो प्राण से संबंधित हैं, जीवन से संबंधित है, जिनका सस्पेंशन नहीं करना चाहिए, वो निलंबित नहीं होंगे। तो आर्टिकल 20 और 21 ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 359 अन्य मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ये जो है हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में कि राष्ट्रपति शासन में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं।